हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। दोस्तों चैप्टर चल रहा था थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से दोस्तों हम लोगों ने देख लिया था किरचॉफ के नियम, यानी केसीएल का नियम क्या होता है और केवीएल का नियम क्या होता है। अब आइए देख लेते हैं किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किरचॉफ के नियम का पहला अनुप्रयोग। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ से किरचॉफ किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। तो जो किरचॉफ के नियम का प्रथम अनुप्रयोग है, तो देख लेते हैं दोस्तों। किरचॉफ के नियम का प्रथम अनुप्रयोग है व्हीट स्टोन सेतु। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों व्हीट स्टोन सेतु। अब आइए देख लेते हैं व्हीट स्टोन सेतु में क्या होता है दोस्तों। किरचॉफ ने अपना नियम दिया था, जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि किरचॉफ का पहला नियम था धारा यानी खुला धारा के जोड़ का नियम। दूसरा था उनका केवीएल का नियम, यानी बंद परिपथ या लूप का नियम होता था। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं उसमें किस तरीके से देख लेते हैं दोस्तों। प्रतिरोधों के क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रतिरोधों के जटिल परिपथों के लिए जटिल परिपथों के लिए प्रतिरोधों के जटिल परिपथों के लिए सैमुअल हंटर क्रिस्टी एक वैज्ञानिक थे दोस्तों। सैमुअल हंटर क्रिस्टी, जिन्होंने सन 1833 में एक सेतु का निर्माण किया। एक सेतु का निर्माण किया एक सेतु का निर्माण किया जिसे बाद में चार्ल्स व्हीटस्टोन ने एक सरलतम रूप में प्रस्तुत किया। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें बहुत सारे जटिल परिपथ होते हैं, जिसमें से प्रतिरोध समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो उनके लिए एक व्हीटस्टोन ने क्या दिया, एक अपना सिद्धांत दिया, एक सेतु का निर्माण किया, जिसके द्वारा जटिल परिपथों को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से उनका अनुप्रयोग था। तो आइए सबसे पहले परिपथ देख लेते हैं, किस तरीके का परिपथ बना था। यहां से बनाना प्रारंभ करेंगे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों बना लेते हैं एक परिपथ। अब इसे इस तरीके से संयोजित कर देते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये परिपथ बना होता है। यहाँ इसका प्लस सिरा होता है और ये इसका माइनस सिरा होता है। ये कुंजी होती है। ये वाला जो पॉइंट होता है इसे ए पॉइंट मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को बी मान लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसे सी मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को डी मान लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर परिपथ रख देते हैं, प्रतिरोध लग देते हैं R1, यहाँ पर लगा देते हैं R2, ये लगा देते हैं दोस्तों R3 और यहाँ पर लगा देते हैं R4। इस तरीके से इसे संयोजित कर देते हैं। अब यहाँ से धारा बह रही है, जैसे ही कुंजी ऑन करते हैं परिपथ में धारा बहने लगती है। तो दोस्तों ये धारा है I। अब यहाँ से ये धारा दो भागों में बट जाती है। यहाँ तक I धारा थी, यहाँ जो गई वो हो गई दोस्तों I1 और जो नीचे की ओर आई वो हो गई दोस्तों I2। अब जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ से फिर से धारा का बंटवारा होगा दोस्तों। तो एक धारा इस तरीके से, ये परिपथ इस तरीके से बना होता है। एक यहाँ पर कुंजी बनी होती है, उसी के साथ में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, एक दूसरी कुंजी होती है इस तरीके से लगा होता है। ये कुंजी K1 है और ये कुंजी K2 है। अब देख लेते हैं यहाँ से दोस्तों जो धारा यहाँ पर आती है वो धारा IG लिख लेते हैं। ये धारा IG है। तो यहाँ पर I धारा थी, यहाँ से IG धारा आ गई, तो जो आगे की धारा बची आगे वाले पॉइंट में वो धारा बची दोस्तों यहाँ पर I माइनस IG। यहाँ पर IG धारा आई, इसके आगे जो गई वो दोस्तों दोनों धारा हो गई I2 प्लस का IG और इस बिंदु पर फिर से धारा मिलकर I धारा हो गई, जो इस तरीके से पूरे परिपथ में घूमती है। अब आइए दोस्तों इस परिपथ को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए यहाँ से देख लेते हैं, लिखेंगे R1 व R3 प्रतिरोधों पर, लिखेंगे यहाँ पर R1 व R3 दोस्तों देखते जाते हैं चित्र में। R1 पर धारा I1 है और R3 पर धारा I2 है। तो लिख लेंगे R1 व R3 पर धाराएं क्रमशः I1 व I2 हैं। अब लिखेंगे दोस्तों कुंजी K1 को दबाने पर, कुंजी K1 को दबाने यानी कि ऑन करने पर, K1 को दबाने पर R2 व R4 पर, R2 व R4 पर बहने वाली धाराएं, R2 व R4 पर बहने वाली धाराएं R2 पर दोस्तों कौन सी धारा जा रही है? जा रही है I1 माइनस का IG, तथा R4 पर कौन सी धारा जा रही दोस्तों? I2 प्लस का IG। ये दोनों धाराएं बह रही हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किरचॉफ के नियम से। तो लिखेंगे किरचॉफ के नियम से। तो किरचॉफ का नियम क्या है दोस्तों? कि परिपथ में कुल बहने वाली धारा I है और I धारा कितने भागों में बट गई? दो भागों में, I1 प्लस का I2। अब आइए दोस्तों इसमें दो लूप ले लेते हैं, क्योंकि किरचॉफ का नियम हमेशा बंद लूप में कार्य करता है। तो यहाँ से एक लूप ले लेते हैं ABDA। देख लेते हैं दोस्तों ABDA। तो लिख लेते हैं बंद पॉज, यहाँ से लिखते जाएंगे दोस्तों बंद पॉज या परिपथ, बंद पॉज या परिपथ ABDA में। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कहाँ से चलेंगे? A से चलेंगे B की ओर।
तो हमने बताया था जब किरचॉफ का नियम सॉल्व किए थे कि धारा की दिशा में जब चलते हैं तो धनात्मक चिन्ह लेते हैं, धारा की विपरीत दिशा में जब चलते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। तो दोस्तों धारा भी इधर की ओर है और हम लोग भी ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर कैसा चिन्ह हो जाएगा, धनात्मक, यानी धारा I1 और प्रतिरोध R1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर I1 इंटू R1। अब उसके बाद में आ जाते हैं बी पर, बी से अब आएंगे डी पर, तो बी से डी की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ क्या मिल रहा है दोस्तों, IG मिल रहा है और ये गैल्वेनोमीटर मिल रहा है, तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे क्योंकि धारा की दिशा में है, तो प्लस IG और इंटू कैपिटल G। अब उसके बाद में आ जाते हैं डी बिंदु पर, अब डी से ए की ओर जा रहे हैं तो धारा नीचे की ओर है, हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी धारा के विपरीत दिशा में है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस I2 R3, और इनका बीजगणितीय योग क्या होता है दोस्तों, बीजगणितीय योग 0 होता है। अब इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए दूसरा बंद पॉज देख लेते हैं, तो लिखेंगे दूसरा। अब दूसरा बंद पॉज कौन सा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं चित्र में BCDB, यानी ये वाला ले लेते हैं। इसके पहले जब इस वाले में ABD ए में लिए थे तो इस तरीके से चले थे, तो इसमें इस तरीके का एरो बना देंगे। अब यहाँ पर चलेंगे तो ACDB, इसमें भी इस तरीके से चलेंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह का एरो बन जाएगा। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, तो लिखेंगे बंद पॉज BCDB में। दोस्तों साथ में आप लोग चित्र बना लीजिए और चित्र में साथ साथ देखते चलिएगा किस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। अब देख लेते हैं कहाँ से चलेंगे, बी से सी की ओर जाएंगे, तो बी से सी तक पहुंचने में प्रतिरोध R2 है, लेकिन धारा कौन है, I1 और माइनस का IG, तो वही लिख लेते हैं। तो कोष्टक में क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे I1 माइनस का IG, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटू में कर देंगे R2। उसके बाद में जब सी से डी पर आ जाएंगे तो धारा ऊपर की ओर है और हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, यानी धारा की विपरीत दिशा में है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा I2 प्लस का IG और ब्रैकेट के बाहर में आ जाएगा R4। उसके बाद में डी से जब बी की ओर जाएंगे, देख लेते हैं चित्र में, जब यहाँ से यहाँ आ रहा है धारा, इधर धारा की दिशा डी से सी की ओर थी और हम लोग सी से डी की ओर आ रहे थे, तो माइनस का चिन्ह यानी विपरीत दिशा में हो गए। जब डी से बी की ओर जाएंगे तो धारा की दिशा नीचे की ओर है, यानी डी से बी की ओर है और हम लोग जा रहे हैं डी से बी की ओर, धारा की दिशा बी से डी की ओर है, विपरीत दिशा में है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का साइन रख लेंगे, यानी IG इंटू कैपिटल G और इक्वल टू 0। ये हो गया दोस्तों इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे दोस्तों सेतु के संतुलन संतुलन में लाने के लिए माना IG बराबर 0, यानी संतुलन जो भी संतुलन बना है परिपथ, उसे संतुलन में लाने के लिए क्या करेंगे, IG बराबर 0 रख लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 देख लेते हैं, समीकरण 1 क्या दिया गया है, तो दोस्तों समीकरण 1 था I1 R1 प्लस IG कैपिटल G माइनस I2 R3 और इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जब IG का मान 0 हो जाएगा तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा I1 R1। अब ये माइनस का है, जब इसे पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू I2 R3 और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इस तरीके से ये बन जाता है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 2 में, आइए इधर देख लेते हैं साइड में, यहाँ से देखेंगे दोस्तों, लिखेंगे समीकरण 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 में। तो ये दूसरा समीकरण देख लेते हैं, दूसरा समीकरण क्या बना है, तो दूसरा समीकरण दोस्तों कोष्टक में IG माइनस का I1 है दोस्तों, I1 माइनस का IG R2 माइनस का ब्रैकेट में I2 प्लस का IG ब्रैकेट के बाहर में R4 है, उसके बाद में माइनस का IG और कैपिटल G इक्वल टू 0 दिया गया है।
तो दोस्तों IG का मान 0 है तो ये वाला पद तो पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, I1 बचेगा। तो I1 R के साथ में गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर I1 R2 माइनस यहाँ पर I2 R4 और इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों I1 R2 इक्वल टू I2 R4 और ये इक्वेशन बन जाएगा चौथा नंबर। अब दोस्तों लिख देते हैं समीकरण 3 का 4 में भाग देने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, भाग दे देते हैं। तीसरा समीकरण कौन सा है, तीसरा समीकरण ये बना है, यानी I1 R1 इक्वल टू I2 R3। तो पहले ये समीकरण रख लेते हैं और जब समीकरण में भाग देते हैं इक्वेशन में तो R1 का R यानी RHS का RHS में भाग देते हैं और LHS का LHS में भाग देते हैं। तो RHS इसका लिख लेते हैं, क्या दिया गया दोस्तों, सबसे पहले LHS इसका दिया गया है I1 R1 अपॉन I1 R2 इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं RHS में I2 R3 अपॉन में I2 R4। अब दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें कट रही हैं। तो I1 से I1 समाप्त हो गया, I2 से I2 समाप्त हो गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा R1 अपॉन में R2 इक्वल टू यहाँ बचा R3 अपॉन में R4। तो ये इक्वेशन दोस्तों बन गया किरचॉफ के नियम का। दोस्तों जो प्रथम अनुप्रयोग है किरचॉफ के नियम का व्हीटस्टोन सेतु, तो व्हीटस्टोन सेतु का ये नियम बन गया। अब इसमें देख लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, यानी R1 अपॉन में R2 इक्वल टू R3 अपॉन में R4। अब आइए देख लेते हैं चित्र में एक बार फिर से। हम लोगों ने दोस्तों क्या माना था, हम लोगों ने माना था कि यदि IG सेतु संतुलन के लिए IG मान लिए थे क्या 0, कि यदि IG 0 है तो इस तरीके से ये हमें प्राप्त हो गया। अब उसी तरीके से इसे उल्टा समझते हैं, यदि R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4, यदि इनका रेशियो बराबर है तो बीच में बहने वाली धारा सदैव क्या होगी, शून्य होगी। यानी कोई भी यदि परिपथ इस तरह का दिया गया है जिसमें 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और एक प्रतिरोध बीच में जुड़ा है, तो उसमें से R1 बाई R2 और R3 बाई R4 करते हैं। यदि उनका रेशियो एक समान दिया गया है, जब रेशियो एक समान दिया गया होगा तो बीच वाली जो बहने वाली धारा होगी, वो बीच वाली बहने वाली धारा जो है वो सदैव शून्य होगी या उस धारा का कोई मान नहीं होगा। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे छोटा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया जाए कि 4 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पर दे दिया जाए कि यहाँ पर 8 ओम का प्रतिरोध है। उसी तरीके से यहाँ पर दे दिया जाए यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पर दे दिया जाए कि 6 ओम का प्रतिरोध है। तो आइए देख लेते हैं इनका रेशियो किस तरीके से बराबर करते हैं। तो इक्वेशन दोस्तों ये दिया गया है, तो R1 का मान रख लेते हैं, R1 का मान 4 दिया गया है। उसके बाद में R2 का मान जो दिया गया है वो 8 दिया गया है इक्वल टू R3 का मान 3 दिया गया है और R4 का मान 6 दिया गया है। इसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 आ जाएगा इक्वल टू 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। तो जब ये रेशियो दोनों के बराबर होंगे तो इनके बीच से जो भी प्रतिरोध होगा, जो भी बहने वाली धारा होगी, वो धारा सदैव क्या होगी, बीच में बहने वाली धारा सदैव दोस्तों शून्य होगी। तो इस तरीके से किरचॉफ के नियम का जो प्रथम अनुप्रयोग है व्हीटस्टोन सेतु, तो इस तरीके से हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।